ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की एक सच्ची कहानी है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी कहानी सुनकर आप कभी भी अपने इरादों से गिव अप नहीं करोगे। कहानी की शुरुआत में हमें B-24 बॉम्बर प्लेन दिखाया जाता है। वो जापानीज हेल्ड आइलैंड पर हमला करने जा रहा था। जापानीज इन पर भी हमला करते हैं, लेकिन फिर ये लोग अपने टारगेट पर बॉम्ब गिराकर वहां से जाने लगते हैं। सीन कट होता है और हमें लुई नाम का बच्चा दिखाया जाता है। लुई बहुत ही खराब लड़का है। वो ड्रग्स पीता है, वो लोगों की चोरियां करता है और ऐसे ही बहुत कुछ करता है। लुई के मॉम डैड एंथनी और लुईस भी लुई से बहुत तंग हैं। वो उसे मारना भी छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें भी अब समझ आ गई है कि लुई कभी भी सुधर नहीं सकता। दूसरी तरफ लुई का बड़ा भाई पीट ज़ाम्प्रिनी एक अच्छा लड़का है। पीट बिल्कुल लुई का उल्टा था। जहां लुई शरारती, जिद्दी और गलतियों से भरा था, वहां पीट जिम्मेदार, कूल हेडेड और बहुत डिसिप्लिन्ड लड़का था। पीट स्टडीज के साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। पीट का सपना एक एथलीट बनने का था। एक दिन वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तभी हमेशा की तरह लुई उस ग्राउंड में छुपकर ड्रिंक कर रहा था। तभी एक आदमी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। आदमी लुई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन लुई आदमी से बचने के लिए वहां से भाग जाता है। पीट भी उसे भागता हुआ देखता है। तब पीट ये जान पाता है कि लुई तो बहुत तेज रनिंग कर लेता है। घर जाते हुए पीट लुई को एक रनर बनने का आइडिया देता है, लेकिन लुई को खुद पर कोई यकीन नहीं होता। वो पीट को बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आम लड़कों की तरह नहीं हूँ, मुझसे कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। तब पीट लुई को मोटिवेट करता है कि कोई भी काम तब तक मुश्किल होता है जब तक आप उसे मुश्किल समझते हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें आज भागते हुए भी देखा है और तुम बहुत तेज भाग सकते हो। तुम अपनी आदतें बदलकर सभी को साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा मौजूद है। पीट लुई का हौसला बढ़ाता है। वो ये बोलकर कि अगर तुम मेहनत करो तो तुम एक अच्छे रनर बन सकते हो। लुई पीट की बात मान लेता है और यही वो मौका था जब लुई की जिंदगी पूरी तरह चेंज होने वाली थी। पीट अब हर रोज लुई को रनिंग की प्रैक्टिस करवाता है और लुई भी धीरे धीरे बहुत अच्छे से रनिंग करना शुरू कर देता है। उसने अपनी सभी बुरी हैबिट्स भी छोड़ दी हैं। लुई ने अपनी जिंदगी का एक गोल सेट कर लिया है, वो ये कि लुई यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक टीम का ऑफिशियल एथलीट बनेगा। नेक्स्ट मंथ लुई के स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के बीच रनिंग कंपटीशन होता है, जिसमें लुई भी पार्टिसिपेट करता है। रनिंग स्टार्ट होती है और सभी लड़के भागना शुरू कर देते हैं। लुई भी भाग रहा था, लेकिन वो जानबूझकर सबसे पीछे रहता है क्योंकि उसे स्कूल की रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पीट को यह देखकर लुई पर गुस्सा आता है और वो उसे कहता है, बेवकूफ, अगर तुम इसी तरह चलते रहोगे तो सीधा जेल जाओगे। तुम इससे बेहतर हो लुई, तेज भागो। पीट की ये बात सुनकर लुई का ईगो हर्ट होता जाता है और वो सबसे तेज भागने लगता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लुई पहले सबसे एंड में था, लेकिन वो इतना तेज भागता है कि लुई ये रेस जीत लेता है। सभी लोग लुई के लिए बहुत खुश होते हैं। इसी वजह से लुई को भी काफी मोटिवेशन मिलती है। सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है। पीट साइकिल पर है और लुई को रनिंग करवाता है। भागते भागते लुई काफी बड़ा हो जाता है। लुई आज भी एक रेस में रनिंग कर रहा है। ये रनिंग स्टेट लेवल की है, जिसमें अगर कोई भी जीता तो उसे ओलंपिक्स क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। लुई इस रेस को कुछ भी करके जीतना चाहता है क्योंकि उसका जिंदगी का मिशन ही ओलंपिक्स क्वालिफाई करना है। लुई सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ वाला लड़का लुई को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन लुई फिर भी नहीं रुकता और वो इतना तेज भागता है कि ये रेस भी लुई जीत लेता है। लुई और उसकी फैमिली के साथ बाकी सभी लोग भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि लुई अब ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुई ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए बर्लिन जर्मनी जा रहा था। ये साल 1936 था जब ओलंपिक्स जर्मनी में हो रहे थे। लुई पीट को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन पीट लुई के साथ जाने से मना कर देता है, मजाक में ये बोलकर कि वहां जाकर भी तुम हारोगे ही, मैं इतनी दूर जाकर तुम्हारी हार क्यों देखूं। असल में पीट लुई के साथ नहीं जा सकता क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है और पीट को घर और काम भी संभालने होते हैं। इसके अलावा वो चाहता है कि लुई अपने दम पर दुनिया को प्रूव करे। लुई को भी अब खुद पर पूरा यकीन है कि कभी न कभी वो ओलंपिक्स में जरूर जीतेगा। वो अपने साथ अपनी फैमिली और कंट्री का नाम रोशन करेगा। ट्रेन में बैठने से पहले पीट लुई को हिम्मत देता है, वो ये बोलकर कि अगर तुम सोच सकते हो तो तुम करके भी दिखा सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। अपने ऊपर यकीन जरूर रखना और हिम्मत कभी भी ना हारना। बर्लिन में दुनिया भर से बहुत सारे रनर्स ओलंपिक्स क्वालिफाई करने आए हुए थे। सभी रनर्स को लाइन में खड़ा करके रेस शुरू करवा दी जाती है। लुई अपनी पूरी जान लगाता है कि वो सबसे आगे निकल सके, लेकिन बाकी सभी भी कोई आम लोग नहीं थे। लुई वहाँ कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रेडियो पर उसकी सारी फैमिली भी सुन रही थी और वो लुई के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह लुई टॉप 10 में आने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट राउंड में टॉप एथलीट्स थे जिनमें लुई थोड़ी अच्छी तरह परफॉर्म करता है और वो फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फाइनल राउंड लुई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे कुछ भी करके ओलंपिक्स जीतना है। रेस स्टार्ट होती है और लुई फिर से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफा भी लुई से आगे नहीं निकला जा रहा था। अचानक उसे पीट की बात याद आती है, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम करके भी दिखा सकते हो। लुई पहले तो सबसे पीछे था, लेकिन फिर वो इतना तेज भागता है कि सभी लोगों की नजर उसी पर थी। फिर भी वो रेस जीत नहीं पाता, लेकिन लुई ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बना दिया, जिस वजह से स्टेडियम में मौजूद सभी लोग सिर्फ लुई के नाम के ही नारे लगा रहे थे। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि लुई ने 5000 मीटर रेस का लास्ट लैप सिर्फ 56 सेकंड्स में कंप्लीट किया था। ये कोई आम बात नहीं थी क्योंकि 5000 मीटर सिर्फ 56 सेकंड्स में भागना आज भी नामुमकिन बात है। सभी लोग लुई के लिए झूम उठते हैं। उसकी फैमिली और पीट भी लुई के वर्ल्ड
वर्ल्ड रिकॉर्ड पर प्राउड फील करते हैं। लुई 1936 ओलंपिक्स तो नहीं जीत पाता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। उसने अब दिल में ठान लिया था कि वो अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाएगा। लुई का अब अगला मिशन 1940 का ओलंपिक्स था, जो कि टोक्यो जापान में होने वाला था। लेकिन शायद लुई का गोल्ड मेडल लाने का सपना ही रहने वाला था, क्योंकि 1940 का ओलंपिक्स हुआ ही नहीं। असल में 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी, जिस वजह से 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल कर दिया गया था। सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम यानी 1939 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लुई यूएस आर्मी में ऑफिसर बन गया है। लुई के साथ उसके 2 पार्टनर भी हैं। ये तीनों जापान का एक कैंप टारगेट करके वापस आ रहे थे। ये मूवी का स्टार्टिंग सीन है जब ये तीनों वापस यूएस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन बुरी तरह डैमेज हो चुका था। इस वक्त ये लोग पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहे थे। इनका वापसी का सफर काफी लंबा था, लेकिन किसी तरह पायलट प्लेन कंट्रोल में रखता है और एक सेफ जगह लैंडिंग करवा देता है। इस बात को अब काफी दिन गुजर जाते हैं। लुई फिर से रनिंग करता हुआ दिखाया जाता है। उसके साथ उसका दोस्त भी था जो गाड़ी में लुई के साथ चल रहा था। इतने में लुई के कुछ और दोस्त भी वहां आ जाते हैं, जो लुई को बताते हैं कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है। ऑर्डर ये था कि पैसिफिक ओशन में कुछ लोग खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने जाना है। लुई और उसके 2 साथी ये मिशन कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां ये लोग उसी प्लेन में थे जो डैमेज हो चुका था। प्लेन में बैठकर ये थोड़ी ही आगे जाते हैं कि प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। देखते ही देखते दूसरा इंजन भी आग निकलने लगता है। उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें पानी के अंदर ही प्लेन लैंड कराना पड़ा। इस हादसे में लुई के साथ 2 साथी जिंदा बचे, बाकी सभी लोग मर गए। उनका नाम था मैक। प्लेन का को पायलट फिल नेविगेटर था। लुई, मैक और फिल तीनों ही काफी जख्मी हो चुके थे। किसी तरह ये लोग प्लेन में से एयरबोट निकालकर अपनी जान बचाते हैं। बोट में लुई को एक चॉकलेट और एक पानी की बोतल मिलती है, जो इस जगह सर्वाइव करने के लिए बहुत कम था। मैक लुई को बोलता है कि समंदर इतना बड़ा है, शायद हमें बचाने कोई भी नहीं आएगा। मुझे तो लगता है कि हम यहीं मर जाएंगे। लुई जवाब देता है कि हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते, जल्दी ही हमें कोई बचाने आएगा। लुई बोलता है कि इस चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा करके खाना होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं। इन तीनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन रात तक कोई भी इन्हें बचाने नहीं आया। रात को तीनों थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाते हैं और किसी तरह ये रात गुजर जाती है। अगली सुबह एक प्लेन की आवाज से उनकी आंख खुली। तब तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये प्लेन उन्हें रेस्क्यू करने आया होगा। लुई प्लेन देखकर फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है। प्लेन में मौजूद लोग इन्हें देख नहीं पाते और प्लेन वहां से आगे निकल जाता है। इस वजह से उनकी उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। जहां भी वो देखते हैं वहां सिर्फ पानी ही पानी है, चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आता। तभी लुई को पता चलता है कि कल रात की बची चॉकलेट मैक ने अकेले ही सारी खा ली है। लुई मैक पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और मैक ने एक ही बार में सारी चॉकलेट खत्म कर दी। आज भी उन्हें बचाने यूएस का कोई भी प्लेन नहीं आया। समुद्र में सरवाइव करते करते उन्हें 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन से इन तीनों ने कुछ भी नहीं खाया। उसका असर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। आज उनके लिए एक अच्छी बात यह होती है कि एक पक्षी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। लुई मैक और फिल से कहता है कि अगर हमें अपनी भूख मिटानी है तो हमें इस पक्षी को पकड़ना ही होगा। अचानक मैक उस पक्षी को पकड़ लेता है, जिसके बाद तीनों 3 दिन बाद उस पक्षी को खाने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन ये खाना उनके अंदर जाने से पहले ही बाहर आ जाता है, क्योंकि कच्चा पक्षी खाने से तीनों का दिल घबरा जाता है और इसी वजह से वो तीनों उल्टी कर देते हैं। अब तक इन तीनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी फिल लुई और मैक को आइडिया देता है, क्यों ना हम मछली पकड़कर खा लें। अब तो हमारे पास मछली पकड़ने के लिए चारा भी है। इसके बाद ये लोग काफी घंटों कोशिश करके 1-2 मछली पकड़ते हैं और उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। मछली भी कच्ची थी, लेकिन इस दफा उन्हें भूख नजर आ रही थी। भूख मिटाने के लिए कुछ भी चलेगा। आज काफी दिन बाद तीनों ने पेट भरकर खाना खाया है, लेकिन उनके लिए मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसी रात समुद्र में तेज तूफान आ जाता है। ये रात उनके लिए बहुत बुरी गुजरती है, लेकिन सुबह तक एक अच्छी बात हो गई थी। बारिश की वजह से इनके पास पीने का पानी था, इसलिए ये लोग पेट भरकर पानी भी पीते हैं और उसे बाद के लिए स्टोर भी कर लेते हैं। समुद्र में दिन गुजरते हुए आज इन्हें 27 दिन हो चुके हैं। तीनों की बॉडी में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी। ये लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। इनका खाना और पानी भी कई दिनों से खत्म हो चुका था। आज इन्हें एक छोटी सी उम्मीद नजर आती है। काफी दिनों बाद इन्हें एक प्लेन दिखाई देता है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लुई पास पड़ी आखिरी फ्लेयर गन चला देता है। तीनों बहुत खुश थे, लेकिन शायद ये खुशी उन्हें जिंदगी भर का गम देने वाली थी, क्योंकि वो प्लेन यूएस आर्मी का नहीं था, बल्कि जापान का प्लेन था। वो लोग इन्हें देख लेते हैं, पर जान बचाने की बजाय गोली चलाते हैं। तीनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। प्लेन लगातार फायरिंग करता रहता है। फायरिंग से इनकी बोट एक तरफ से फट जाती है। ये लोग पानी में छिपे रहते हैं। प्लेन वालों को लगता है कि तीनों मर चुके हैं, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब बोट का सिर्फ एक हिस्सा सही बचा था। तीनों उसी तरफ वापस चढ़ जाते हैं। बोट बहुत छोटी थी, पर तीनों 1 महीने से भूखे थे, इसलिए बोट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही इन्हें 45 दिन गुजर जाते हैं। 45 दिन बिना खाना पानी रहना असंभव होता है। कोई इंसान इतने दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, और ये मैक के साथ हो जाता है। मैक इतने दिन मुश्किल से सर्वाइव कर थक चुका था, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। फिल और लुई मैक की मौत से पूरी तरह टूट जाते हैं। उनकी उम्मीद अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। दोनों मैक की डेड बॉडी को समुद्र में छोड़ देते हैं और साथ ही अपनी मौत का भी इंतजार करने लग जाते हैं। दोनों बिल्कुल नाउम्मीद होकर आगे बढ़ते जा रहे थे।
कुछ दिन बाद उन्हें एक साया दिखाई देता है। दोनों की बुरी किस्मत ये थी कि ये साया जापानीज शिप का था। जापानीज ऑफिसर्स उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और सुनसान जंगल में अपने कैंप में ले जाते हैं। वहाँ का हेड मुत्सुहिरो लुई को ओलंपिक्स का रनर होने की वजह से पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास यूएस न्यूज़पेपर था जिसमें बताया गया था कि ओलंपिक्स रनर लुई भी लापता है। अमेरिका और जापान के बीच जंग लगी थी, इसलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे। जापानीज ऑफिसर्स लुई और फिल से बदला लेने के लिए उन्हें काफी मारते हैं, अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक इसी तरह चलता रहा। एक दिन लुई और फिल को एक कैंप में लाया जाता है, जहाँ उनके साथ और भी बहुत सारे अमेरिकन ऑफिसर्स थे जिन्हें जंग के समय पकड़ लिया गया था। अब इन सभी को यहाँ गुलाम बना रखा गया है। इस कैंप में जापानीज ऑफिसर्स यूएस ऑफिसर्स पर बहुत जुल्म करते थे। ये कोई आम कैंप नहीं था, बल्कि यहाँ अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हार मान जाते थे। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, कोई भी अपना सिर नहीं उठा सकता था। कैंप का इंचार्ज कॉर्पोरल वटनाबे भी अमेरिकन के सख्त खिलाफ है। वो अमेरिकन को बताता है कि तुम लोग हमारे दुश्मन हो, तुम लोगों पर जितना जुल्म किया जाए कम है। सभी लोगों की नजरें नीचे थीं, लेकिन लुई कॉर्पोरल की तरफ देख रहा था। कॉर्पोरल लुई की ये हरकत देख लेता है, जिससे उसे लुई पर बहुत गुस्सा आता है। वो लुई के पास आकर उसे बोलता है, ऊपर मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुई अपना सिर ऊपर करता है, कॉर्पोरल अपने धंधे के साथ लुई को जोर से मारता है और उसे डराता है कि आगे कभी अपनी नजरें ऊपर मत करना। रात हो जाती है और सभी को एक गंदे से कमरे में छोड़ दिया जाता है। यह जगह बहुत बदबूदार थी, लेकिन मजबूरन इन्हें यहाँ सोना पड़ता है। अगली सुबह जल्दी ही कॉर्पोरल सभी को उठवा लेता है। एक बार फिर से सभी को लाइन में खड़ा करता है। वो सभी से पूछता है कि तुम सभी में से कौन ओलंपिक्स रनर है। लुई अपना हाथ ऊपर करता है, जिसके बाद कॉर्पोरल अपने एक ऑफिसर के साथ लुई की रेस लगवाता है। लुई, जिसने 2 महीने से कुछ सही से नहीं खाया पिया, कमजोर था, उसकी बॉडी में थोड़ी भी ताकत नहीं थी, वो सही से चल भी नहीं सकता था। इसी वजह से वह रास्ते में ही गिर जाता है। कॉर्पोरल लुई के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम ओलंपिक्स खेलने के काबिल नहीं हो, तुम तो मेरे एक मामूली ऑफिसर से भी जीत नहीं पाओगे। कॉर्पोरल को पता है कि लुई बहुत ज्यादा जख्मी है, इसके बावजूद वह उसे दोबारा बहुत बुरी तरह मारता है। ऐसा लग रहा था कि कॉर्पोरल अमेरिका का सारा गुस्सा लुई पर निकाल रहा है। उसे पता है कि लुई कोई आम ऑफिसर नहीं है। वो हमेशा लुई पर ही ज्यादा जुल्म करता था, बिना वजह उसे टॉर्चर करता था। कई दिन लुई को अंदर के कमरे में बंद कर देता था। एक दिन कॉर्पोरल को पता चलता है कि कुछ ऑफिसर्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से कॉर्पोरल उन ऑफिसर्स के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करता है। वो उन्हें बहुत ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि उनमें से कुछ अपने ही जान से हाथ धो बैठते हैं। कुछ दिन बाद लुई और फिल काम करते हुए आसमान की तरफ देखते हैं। वे दूर से बात करते हैं कि अमेरिकन प्लेन अब काफी आगे आ चुके हैं, हो सकता है कुछ दिनों में वे यहाँ भी हमला कर दें। कॉर्पोरल इन दोनों को बात करता हुआ देख लेता है। आधी रात को वह दोनों को नींद से उठाकर बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन फिर भी लुई हिम्मत नहीं हारता। कुछ दिन बाद कैंप में जापानीज रेडियो से कुछ लोग आते हैं। लुई को बताया जाता है कि अमेरिकन आर्मी तुम्हारी फैमिली को बता रही है कि तुम मर चुके हो। क्या तुम अपनी फैमिली को बताना चाहते हो कि तुम अभी जिंदा हो? लुई हाँ में जवाब देता है। फिर लुई रेडियो पर अपने जिंदा होने का सबूत देता है। लुई बताता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं जापान के एक कैंप में हूँ। वो झूठ बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जापानीज ऑफिसर्स ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लुई अपने डैड को बताता है कि डैड अपनी गन भी रेडी रखें, जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोनों साथ में शिकार करने जाएंगे। इसके बाद लुई कुछ और भी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रोना आ जाता है और वो रोने लगता है। ये सुनकर लुई की पूरी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। सभी लुई के लिए बहुत रो रहे थे। थोड़ी देर बाद जापानीज ऑफिसर्स लुई को एक पेपर देते हैं और उस पर साइन करने को कहते हैं। उस पेपर पर अमेरिका के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था, जो लुई को रेडियो पर जाकर बोलना था। लुई जैसे ही पेपर पढ़ता है, वो उस पर साइन करने से इनकार कर देता है, क्योंकि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो अपनी कंट्री के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ऑफिसर्स लुई के साथ एक डील करते हैं कि अगर वो रेडियो में ये सब बोल दे तो उस पर कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। वो लुई को लालच देते हैं कि वो पेपर पर साइन कर दे, जिसके बदले वो आम अमेरिकन की तरह कैंप में रह सकेगा। लेकिन लुई साइन करने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद दोबारा लुई को उसी कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ कॉर्पोरल लुई से कहता है कि मैं जानता था तुम इतनी जल्दी हमारी बात नहीं मानोगे। तुम मेरी तरह बहुत जिद्दी इंसान हो। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन मुल्क से हो। मैं अमेरिका से नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। तुम्हारे अंदर बस एक चीज की कमी है, वो ये कि तुम किसी की बात नहीं मानते। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बात कैसे मानते हैं। इसके बाद कॉर्पोरल लुई को सभी अमेरिकन के सामने खड़ा करता है और सभी को हुक्म देता है कि एक एक करके इसे पंच मारो। लेकिन कोई भी अमेरिकन उसे मारने पर राजी नहीं था, इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। ये देखकर कॉर्पोरल को सभी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। कॉर्पोरल सभी के सामने फिल को लाता है, जो मार खा खाकर बुरी हालत में था। वो सभी के सामने लाकर उसे दोबारा मारने लगता है, ये बोलकर कि अगर तुम लोगों ने लुई को नहीं मारा तो मैं फिल को इतना मारूंगा कि वो मार खा खाकर मर जाएगा। ये सुनकर लुई सभी को कहता है कि आओ और मुझे मारो। अब ना चाहते हुए भी सभी की जान बचाने के लिए एक एक करके ऑफिसर्स आते हैं और लुई को मारना शुरू कर देते हैं। लुई इतने सारे लोगों की मार खाकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को मरने से बचा लेता है। ऐसे ही काफी महीने और भी गुजर जाते हैं। सर्दियों का मौसम भी आ गया है और यहाँ बर्फ पड़ना भी शुरू हो गई है। लुई और फिल के साथ सभी ऑफिसर्स आज भी यहाँ टॉर्चर होते हैं। एक दिन कैंप में एक पार्टी रखी जाती है ताकि कैदियों को थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। थोड़ी देर बाद कॉर्पोरल लुई के पास आकर उसे बताता है कि तुम्हारी अच्छी किस्मत ये है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं अब जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर लुई दिल ही दिल में थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि अब कॉर्पोरल, जो लुई का बिना वजह दुश्मन बना हुआ है, यहाँ से चला जाएगा। कॉर्पोरल के यहाँ से जाने के कुछ दिन बाद अमेरिकन आर्मी इस कैंप पर हमला करती है और इसी हमले में बहुत सारे जापानीज के साथ साथ ये कैंप भी तबाह हो जाता है। इसलिए जापानीज ऑफिसर्स सभी कैदियों को किसी दूसरे कैंप में शिफ्ट करते हैं। इस कैंप का नाम
नाओत्सु POW कैंप है, जहां लाकर सभी कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। सभी को इस कैंप के रूल्स समझाए जाते हैं और इतने में ही कैंप का इंचार्ज भी वहां आ जाता है। ये इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि कॉर्पोरल ही था। कॉर्पोरल को देखते ही लुई घबराता है, जिससे उसे समझ आ गई थी कि अब कॉर्पोरल दोबारा से उसे पहले की तरह जलील करेगा। ये सोचकर लुई नीचे गिरने वाला था, लेकिन साथ वाला कैदी उसे गिरने से बचा लेता है। ये वाला कैंप पहले वाले कैंप से भी ज्यादा बुरा था। यहाँ सभी से बहुत सारा काम लिया जाता था। अगर कोई कैदी कमजोर भी होता तब भी उसे सारा दिन काम करवाया जाता था। इनका काम एक शिप से कोयला निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करना था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। एक दिन एक कैदी काम करते हुए इतना कमजोर हो चुका था कि वो ऊपर से गिरकर मर गया, लेकिन इससे जापानीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये आम बात थी, लेकिन अमेरिकन ये देखकर बहुत अफसुदा हो जाते हैं। ऐसे ही काम करते हुए लुई भी बहुत थक चुका था। जैसे ही वो सांस लेने के लिए थोड़ा सा धीरे होता है, तभी पीछे से एक जापानीज ऑफिसर लुई को धक्का देता है, जिससे लुई ऊपर से नीचे गिर जाता है। इससे लुई के पैर में चोट भी लग जाती है। लुई को बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उठकर दोबारा काम करने लगता है। पैर में चोट की वजह से लुई थोड़ा सा आराम करने लगता है, लेकिन दोबारा वही ऑफिसर लुई को पकड़कर कॉर्पोरल के पास ले जाता है। वो कॉर्पोरल को लुई की शिकायत लगाता है कि ये काम नहीं कर रहा। कॉर्पोरल, जो लुई का पहले से दुश्मन है, लुई की बात सुनकर उस पर और गुस्सा करता है। फिर वो लुई को सजा देता है कि सामने पड़ी हुई भारी लकड़ी अपने हाथों पर उठाओ। लुई की हालत अब इस काबिल नहीं कि वो ज्यादा मेहनत वाला काम कर सके। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लुई की बॉडी बहुत वीक हो गई है। कॉर्पोरल को पता है कि लुई ये लकड़ी नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी वो उसे मजबूर करता है कि अगर तुमने ये नहीं उठाई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लुई मर से बचने के लिए उस लकड़ी को मुश्किल से उठा लेता है, लेकिन कॉर्पोरल उसे कहता है कि लकड़ी को अपने कंधों से ऊपर उठाओ। लुई ये भी कर लेता है। जब कॉर्पोरल का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं होता, तब वो ऑफिसर को कहता है, जब इसने लकड़ी नीचे कर दी तो इसे गोली मार देना। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, लकड़ी नीचे आने लगती है। ये देखकर सभी कैदियों की नजर लुई पर आ जाती है। सभी तरफ सन्नाटा छा जाता है। काम छोड़कर सभी कैदी लुई को देखने लगते हैं। कैंप में मौजूद सभी लोग ये समझ चुके थे कि लुई की मौत अब पक्की है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अब लुई को जिंदा छोड़ देंगे। तभी लुई को अपने भाई की बात याद आती है कि कभी भी खुद पर यकीन खत्म मत होने देना। तुम अगर सोच सकते हो तो तुम कर भी दिखा सकते हो। लुई जोर से चिल्लाता है और भारी लकड़ी को सर से ऊपर उठा लेता है। लुई ओलंपिक्स का खिलाड़ी है, वो इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार सकता। सभी लोग खुश हो जाते हैं। लुई का ईगो हर्ट हुआ था, इसलिए वो कॉर्पोरल की आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगता है। कॉर्पोरल बार बार उसे बोलता है कि अपनी आंखें नीचे करो, लेकिन इस दफा बात लुई के ईगो पर आ गई थी। वो अपनी नजरें नीचे नहीं करता। तंग आकर कॉर्पोरल लुई के पास आकर उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। वो उसे इतना मारता है, लेकिन फिर भी लुई कॉर्पोरल की आंखों में ही देखता जा रहा था। साथ साथ उसे अपनी फैमिली और अपनी ट्रेनिंग के दिन भी याद आने लगते हैं। कॉर्पोरल लुई को इतना मारता है कि मार मार कर वो खुद भी थक जाता है और थक कर लुई के पास बैठ जाता है। लुई के पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो जरा हिल भी सके, इसलिए रात वहीं पड़ा रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जापानीज का नेशनल डे आने वाला था, इसलिए सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके उन्हें आज कई महीनों बाद नहाने का मौका दिया जाता है। सभी कैदियों को लगता है कि अब ये लोग हमें मारने वाले हैं। सभी डरते डरते नदी की तरफ जाते हैं। तभी सभी कैदियों को आसमान से एक प्लेन उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। प्लेन देखकर सभी कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग आजाद हो जाएंगे। प्लेन ऊपर से ड्रॉप्स के जरिए सभी कैदियों के लिए खाना पानी भेजता है। सभी कैदी शुक्र करते हैं कि इतने सालों बाद आजादी मिली है। आजादी के बाद लुई अपनी कंट्री वापस आता है, जहां सबसे पहले प्लेन से उतरते ही वो अपनी कंट्री की मिट्टी चूमता है। सामने लुई की फैमिली भी थी। उसे देखते ही खुशी से लुई रोने लगता है और सभी फैमिली मेंबर्स उसे गले लगाते हैं। कहानी की एंडिंग में हमें लुई और उसकी फैमिली की कुछ रियल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। हमें यह भी बताया जाता है कि आजाद होने के कुछ समय बाद लुई और फिल दोनों ने शादी कर ली थी। इस मूवी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान वो सब कर सकता है जो वो सोच सकता है। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हालात चाहे जैसे भी आए। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई